आज कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के उनकी राजनीति करने के तरीके को। अब देखिए, आपने एक बात को महसूस किया होगा कि राहुल गांधी खुद को ममता बनर्जी से श्रेष्ठ, उनसे ज्यादा प्रभावी बताने की कोशिश जनता के बीच में कर रहे हैं। क्या ऐसी कोशिश राहुल गांधी को करनी चाहिए? और दूसरी बात, क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब यह बिल्कुल सोच रखनी चाहिए कि उनको अब बाहर निकल करके अपनी पार्टी को स्थापित करना चाहिए, उनको एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर छवि उनको अभी बनानी चाहिए? कुछ फायदा होगा या नहीं होगा? और ममता बनर्जी के साथ सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है, टीएमसी के चैलेंजेस क्या हैं, सारी बातें मैं आज इस वीडियो में आपके सामने मैं करूंगा। लेकिन शुरुआत करता हूं राहुल गांधी के साथ। देखिए, राहुल गांधी को आपने हमेशा से देखा होगा और उनको हर बार हिदायत दी जाती है कि राहुल गांधी जी, आप जितनी भी मर्जी कोशिश कर लीजिए, वो आप करिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप डायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट मत कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का फेस इतना बड़ा कर दिया गया, इन्वेस्टमेंट करा करके उनका इतना बड़ा ब्रांड बना दिया गया है कि आप चाह करके उस पर डेंट स्क्रैच नहीं मार सकते हैं। अब आपने 2019 का चुनाव देखा होगा, राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार ही चोर है। अब कैसे एक शातिर राजनेता की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया था कि उसको बोला कि देशवासियों से बोलना शुरू कर दिया कि अब आप सभी को लगाना क्या है, मैं भी चौकीदार हूं, यानी कि मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी देश की रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा। तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको देखा था कि कई सारे लोगों ने इस कैंपेन को सफल बना दिया और राहुल गांधी का यह दाव कि चौकीदार ही चोर है, वो उल्टा पड़ गया और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। देखिए, इस बात को ना कई सारे नेताओं ने एनालाइज भी किया था और कई बार बताया था राहुल गांधी को कि आपको सीधे मोदी पर आपको फोकस नहीं करना, उन पे बार बार जाकर के पटाक्षेप नहीं करना, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। तो जिसमें सीनियर नेता थे कई सारे, जैसे कि जयराम रमेश थे, शशि थरूर थे, अभिषेक मनु सिंघवी थे, वो बार बार समझा रहे थे कि आप मोदी पर कोई निजी हमला मत कीजिए। रामचंद्र गुहा भी इस बात को कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि चौकीदार ही चोर है, जो स्लोगन जिसने भी दिया था, बस उसी की वजह से कांग्रेस हार तो तय तो थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कांग्रेस को करना क्या चाहिए था, करना ये चाहिए था कि मोदी पर निजी हमले से बचने के अलावा ये कर सकते थे कि 2014 के वादों का क्या हुआ, ये एक बेहतर स्लोगन हो सकता था। तो यही जितने सीनियर जितने भी नेता थे, वो सब यही चीज कह रहे थे कि आप निजी हमला नहीं, आप सीधे उनकी पॉलिसीज पर, उनकी वादों पर हमला कीजिए और जनता के बीच में जाइए, आपको फायदा होगा। लेकिन राहुल गांधी फिर भी नहीं माने और वो निजी हमला कर रहे थे। तो ये सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आप चीज को बताते रहते हैं और इस पे चिंतन तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि मिजाज आपको पता है कि हर बार जो मीडिया पे दिन रात हमें जितनी कवरेज देखने को मिलती है, क्या कहते हैं, मोदी जी की, आप उतनी कवरेज आपको विपक्ष की कभी नहीं मिलती है, ना ही राहुल गांधी की रैली कभी मिलती है, आपको पता है। अब आप खुद एक सोचिए, साइकोलॉजिकल सब चीजें चलती हैं कि आप टीवी में बार बार एक ही व्यक्ति को बार बार दिखाएंगे तो भाई दिमाग में छप ही जाएगा, है ना, दिमाग में छप जाएगा तो फिर अब समस्या है ना, फिर उसको दिमाग से इतनी आसानी से आप निकाल नहीं सकते, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है पीछे। अब बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के स्टाइल को लेकर के। देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो गुजरात में जब प्रियंका गांधी ने कहा था, जो चुनावी संबोधन करते हैं तो बहनों और भाइयों, मोदी जी कैसे करते हैं, भाइयों और बहनों। अब इसी को कैरी फॉरवर्ड करती है प्रियंका, किसमें, यूपी में। वो कहती है हम 40% महिलाओं को टिकट देने जा रहे हैं। अगर उनकी सत्ता में वापसी होती है, सत्ता में अगर वो आते हैं, तो जो वादे वो कर रही हैं कि महिलाओं को हम सम्मान दे रहे हैं, लड़कियों को स्कूटी देंगे, आप बहुत सारी स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं, तमाम सुविधाएं देंगे। तो ये एक तरह से प्रेजेंट करने खुद को कोशिश कर रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का सिर्फ एक सिंपल सा मोटो है कि वो नारी सशक्तिकरण की तरफ अपना रुझान रखती हैं और उसी के लिए, उसी संघर्ष में वो जुटी हुई हैं। लेकिन राहुल गांधी का अगर आप देखेंगे, वो कोशिश कर दे, बहुत नेकदिल इंसान भी है, लेकिन वो अपने आप को एज अ विकल्प कभी सामने नहीं रख रहे हैं। अगर आप निजी हमला कर रहे हैं तो अपने आप को एज अ विकल्प तो आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो समस्याएं होंगी। अब प्रियंका गांधी वाड्रा को आप समझ लीजिए। देखो, प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में चुनाव लड़वा रही हैं ना, वे कैंडिडेट्स के साथ खड़ी हैं, कैडर को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, तो जाहिर तौर पर उनका जो हमला भी होता है वो योगी आदित्यनाथ पर होता है। योगी आदित्यनाथ के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर होता है, वो भी नीतियों की तरह से होता है। और जब नीतियों पर जब वो प्रहार करती हैं, लखीमपुर खीरी का मामला आप देख सकते हैं, जब कानून व्यवस्था की बात करती हैं तो सबको लपेट लेती हैं और खुद को विकल्प के तौर पर कैसे साबित करती हैं और कैसे अपने आप को स्थापित करती हैं। वो कहती हैं कि लड़की हूं और लड़ सकती हूं, यानी खुद को विकल्प के तौर पर पेश किया, वोटर के मन में भी घर कर लिया। और ये सारी बातें प्रियंका गांधी वाड्रा की स्टाइल ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स को अलग बना देती हैं। अब देखिए, राहुल गांधी अपने आप को एज अ पीएम कैंडिडेट मटेरियल समझते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जब तक आपका समर्थन आपको प्राप्त जनता का नहीं होगा, तब तक
कुछ नहीं होने जा रहा है। देखो, आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि राहुल गांधी लगातार अपने आप को एज अ पीएम कैंडिडेट की तरह प्रोजेक्ट करने के बजाय वो खुद को ममता बनर्जी से श्रेष्ठ है ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही समस्या राहुल गांधी की बन जाती है कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्त। देखिए, ममता बनर्जी के दिल्ली और गोवा दौरे में यही देखने को मिलेगा। देखते हैं कि मुकाबले में प्रियंका गांधी वाड्रा को महिला अधिकारों के चैंपियन के तौर पर खड़ा करके राहुल गांधी काउंटर करने की क्या तैयारी कर रहे हैं। सवाल देखो यहां पर यह है कि ममता बनर्जी अभी गोवा, त्रिपुरा सब में चुनाव लड़ने जा रही है, अपनी पार्टी का वो विस्तार करने जा रही है, विस्तार करेंगे, यूपी पहुंचेंगे। वहां के टीएमसी के एक नेता ने साफ तौर पर कहा था, प्रवक्ता ने, नॉट नेता, इस सेड कि हम यूपी के कुछ गांव में अपना चुनाव लड़ेंगे, बसपा, बीजेपी और सपा से और कई सारे जो नेता हैं वो छोड़ करके हमारी पार्टी का दामन थामेंगे और आने वाले वक्त में हम उन नामों का खुलासा करेंगे और अपनी दमदारी से यूपी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक सिंपल सी तौर पे बात है कि ममता बनर्जी अपना जो क्षेत्रीय पार्टी है जो सिर्फ पश्चिम बंगाल पे अपना वजूद रखती है, अब वो अपना वजूद अब देश के अन्य राज्यों में, अन्य कोने में दिखाने जा रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि उनकी सीटें कुछ बढ़े और नेशनल पार्टी का तमका लगे। और जो उनकी छवि बन चुकी है कि ममता बनर्जी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने वाली जुझारू महिला है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी को करारी हार का सामना करने पर मजबूर कर दिया था। उनके स्ट्रेटेजी में काम करने के तरीके को, उनके हमले को प्रधानमंत्री के पास कोई काट नहीं था। एक मजबूत लेडी, एक आयरन लेडी के तौर पर ममता बनर्जी खुद को प्रोजेक्ट करना चाह रही है, विपक्ष का नेता कुल मिला के अपना प्रोजेक्ट करना चाह रही है। सारी कवायद ने टीएमसी लगी हुई है। लेकिन सवाल यहां पर बहुत बड़ा यह बन जाता है कि क्या पश्चिम बंगाल से निकलना, बाहर अपने आप को चुनाव लड़ना ममता बनर्जी के लिए कितना ज्यादा आसान होगा, ये मैं अब आपको समझाने की कोशिश कर देता हूं। और अभी आप सबको एक बात पता होगी, या बात मानिए कि हाँ, बीजेपी का डट करके मुकाबला ममता बनर्जी की टीएमसी ने किया था, ये बात आप मान सकते हैं। सोशल मीडिया पे हमने देखा कि हाँ, टीएमसी का जो कैंपेनिंग करने का तरीका है बहुत सही है, बहुत अच्छा है और बहुत प्रभावी भी है। पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हुआ था तो उस वक्त विधानसभा में हमने देखा कि सोशल मीडिया कैंपेनिंग बेस्ट थी और उसका फायदा खेला होबे, ये सारा जो फायदा हुआ था ना, ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का भी हुआ था, तो इसका यूज बहुत बेहतर तरीके से कर रही हैं। अब देखिए, बात ये करते हैं कि ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं, जिसका जवाब शायद ममता बनर्जी देंगी आने वाले वक्त में और मुझे आपको पता चलेगा। लेकिन कई सारे लोग ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल से निकल करके अगर आप राष्ट्रीय पार्टी बनने की होड़ में अगर आप जुट चुकी हो तो ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वहां की क्षेत्रीय पार्टी। देखो, क्षेत्रीय पार्टी वहां की है, उनसे आपको लड़ाई लड़नी है, सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़नी है, क्योंकि बंगाल में सिर्फ बीजेपी थी, वहां आपकी पार्टी थी, वहां आपकी पार्टी का वजूद था। पश्चिम बंगाल में ही टीएमसी का वजूद है और पश्चिम बंगाल के बाहर टीएमसी का कहीं पर भी वजूद नहीं है। टीएमसी अगर बाहर निकल गए, जैसे लेट्स से यूपी में आती, तो यूपी में और 10 पार्टियां हैं जिनका खुद का कोर वोटर है और वहां पर उसका कोई वजूद नहीं है। तो बीजेपी के साथ साथ उन कोर वोटर की मुखियाओं से लड़ना पड़ेगा, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के लिए आसान नहीं होने जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपने आप को बंगाल की बेटी कहा था। सवाल यहां पर उठाएंगे लोग कि आप तो बंगाल की बेटी है, तो आप यूपी की भी बेटी हो जाएंगी, आप गोवा की भी बेटी हो जाएंगी, तो ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर जब सिकंजा कसा था, कहा था कि बाहरी आ चुके हैं, ये भारी लोग हैं, इन्हें आप वोट मत दीजिएगा, बंगाल की बेटी आपसे आवाहन करती है तो आप मुझे ही वोट दीजिए। अब आप सोचिए, जब बंगाल की बेटी यानी कि ममता बनर्जी जब यूपी में, गोवा में जाएंगे तो वहां के स्थानीय नेता भी तो हैं, उनकी खुद की पार्टी भी थी, उनके खुद के कोर वोटर भी तो है, वोट शेयर उनका खुद का भी तो है। वो ममता बनर्जी से अगर पूछेंगे कि बंगाल की बेटी गोवा की बेटी कैसे बन सकती है, ये तो बाहरी है, तो इसका जवाब क्या ममता बनर्जी के पास होगा, ये भी ममता बनर्जी को देखना पड़ेगा। अब देखिए, यहां पर तीसरा चैलेंज सबसे बड़ा ये हो जाता है, मैं हर बार लगातार यही कहता हूं कि अगर ममता बनर्जी की सोच ये है कि चलो ठीक है, मैं लड़ूंगी, अब जुझारूपन मेरे अंदर है ही, लोगों को पसंद में आ ही रही हूं, जनाधार मेरा बढ़ता जा रहा है, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और पीएम मोदी को टक्कर किसने दी है, तो ममता बनर्जी ने दी है, तो विपक्ष का चेहरा के तौर पर मैं अपने आप को खुद को प्रोजेक्ट करूंगी और बाकी के दल जो मिलकर के मुझे विपक्ष का नेता मानेंगे और आगे प्रोजेक्ट कर देंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय राजनीति में तमाम विपक्ष दल मुखिया उसी चेहरे को बनाते हैं जो कमजोर हो और उन पर हावी ना हो और जो उनसे कोई सवाल ना करे, सिर्फ उनका जो कहते जा रहे हैं हां जी कहते हुए
बात मान, लेकिन ममता बनर्जी जस्ट इसकी अपोजिट है, इसकी जस्ट उल्टी है। वो किसी की तो सुनती नहीं है। विपक्षी दल को पता है कि इतना मजबूत चेहरा, इसको अगर हमने आगे कर दिया तो हम तो कमजोर पड़ेंगे और ना हम तो सिर्फ इनके दरबार में हाजिरी लगाते रह जाएंगे और हमारी बात तो सुनी ही नहीं जाएगी। तो विपक्षी दल इस डर की वजह से उनको आगे नहीं करेंगे। फिलहाल तो ये इस तरह से एनालाइज किया जाए तो बेहतर है। अंतिम सबसे बड़ा चैलेंज ममता बनर्जी के लिए यह है कि अगर वो 2024 की चुनाव की तैयारी कर रही हैं, खुद की पार्टी का विस्तार वो अलग अलग क्षेत्र में कर रही हैं, तो ममता बनर्जी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर वो दूसरे राज्यों पे फोकस करेंगी तो पश्चिम बंगाल पे फोकस वो कब करने जा रही हैं। देखो, चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप अब वहां स्थापित हो गए हैं, आपको काम करने पड़ते हैं, वहां की जनता को टाइम देना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है, नीतियों पे काम करना पड़ता है। जो कि पश्चिम बंगाल में किया था ममता बनर्जी ने, महिलाओं ने उनको जिताया था, वो सारे काम अगर नहीं होंगे तो सत्ता से आपको बाहर कर दिया जाएगा। अभी दमखम रखने वाले टीएमसी पश्चिम बंगाल में है और अगर वो दूसरे राज्यों में जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जो पकड़ है पश्चिम बंगाल में कमजोर पड़ती जाए, यानी घर की ना घाट की रही हमारी दीदी, कहीं इस तरह का हिसाब किताब, इस तरह के कैलकुलेशन ना बन जाए। एक चौथा कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं कि ये भी बन जाएगा और इसका कैलकुलेशन और किस तरह से ममता बनर्जी इसका काट निकाल पाती हैं, ये भी देखने का बात होने वाली है। तो क्योंकि ममता बनर्जी को अभी भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी वहां से बीजेपी भले ही पश्चिम बंगाल से हार गई हो, लेकिन अभी तक वहां बीजेपी टिकी हुई है और वहां पर अभी भी संघर्ष कर रही है। बीजेपी पता है कि उनको कितना जरूरी है पश्चिम बंगाल का, यानी कि ममता बनर्जी के साथ दोहरी चुनौती है, अपना गढ़ को बचाए रखना और अपनी पार्टी का विस्तार अलग क्षेत्र में करना। एक और सबसे बड़ा चैलेंज है ममता बनर्जी का, वो ये है कि वो उनकी हिंदी, स्पष्ट हिंदी ना होना। हिंदी वो बोल नहीं पाती हैं, भाषण वो अच्छा देती है लेकिन हिंदी नहीं बोल पाती हैं। जब तक आप हिंदी नहीं बोलेंगे तब तक आप भारत की बड़ी जनसंख्या के साथ आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं और कभी भी आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप नरेंद्र मोदी जी को कभी भी देखना, प्रियंका गांधी वाड्रा भी उसी नीति पर चल रही हैं। नरेंद्र मोदी जी जब बात करते हैं, जैसे किसी जगह जाते हैं, जनसभा करते हैं, तो वहां की लोकलाइट भाषा को बोलते हैं, फिर अपनी धारा प्रवाह हिंदी को बोलते हैं। अब प्रियंका गांधी भी यही करती हैं। अब वो जाती हैं तो उस क्षेत्र की बोली को बोलती हैं और धारा प्रवाह हिंदी बोलने की कोशिश करती है। आपसे मैं एक सवाल पूछ लेता हूं कि एक ऐसे नेता का नाम बताइए कि वो पॉपुलर तो बहुत ज्यादा थे लेकिन उनको हिंदी बोलनी नहीं आती थी, सिर्फ वो अंग्रेजी में बात करते थे, अपनी स्थानीय भाषा में बात कर सकते थे, इसीलिए उनको प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया था। बिना गूगल कीजिए और मुझे बताइएगा। तो ममता बनर्जी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये भी है। रामचंद्र गुहा का नाम मैंने शुरू में लिया था, तो मैं आपको अंतिम में बता दूं, रामचंद्र गुहा ने भी इसी बात को कहा था कि नरेंद्र मोदी अभी तक इनका जो विजय रथ है वो रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। तो राहुल गांधी को लेकर के उन्होंने एक लेख लिखा था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देखिए कई सारी बातें हैं, राहुल गांधी एक बेहतर इंसान है, नेक दिल इंसान है, बेहतर इंसानियत का वो उदाहरण पेश कर भी सकते हैं, लेकिन उनकी अच्छे हिंदी ना होने के कारण वो देश के एक लार्जर ग्रुप को वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी के साथ यही समस्या हो रही है कि पब्लिक उनके साथ नहीं जुड़ पा रही है। प्रियंका गांधी की राजनीति करने के तरीकों को देखेंगे, राहुल गांधी के तरीके को देखेंगे, ममता बनर्जी के चैलेंजेस को अगर आप देखेंगे तो आपको कहानी एक बड़ी पिक्चर पे समझ में आ रही होगी। राहुल गांधी जब तक अपने आप को खुद एक प्रोजेक्ट नहीं करेंगे एज अ विकल्प के तौर पर एक पॉजिटिव स्लोगन के साथ आगे नहीं आएंगे तो यही समस्या आगे शायद रहने वाली है। और जो प्रशांत किशोर ने कहा था कि मोदी अजय हैं, तो उसके कई तरह के राजनीतिक अर्थ हैं। इस पे लेके मैंने बातचीत की थी कि कांग्रेस को खत्म करने का अगर जिम्मा किसी ने उठाया तो प्रशांत किशोर ने। एनालिसिस देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने कांग्रेस के ऊपर, सारे एनालिसिस आपको वहां मिल जाएंगे, तो और बेहतर तरीके से देख लेंगे कि बीजेपी को हराना और खुद को खत्म कर लेना, ये कहाँ की समझदारी है ना। जबरदस्ती अलायंस करा करके बीजेपी को उस गढ़ में हरवा तो दिया, लेकिन सीटें टीएमसी की बड़ी पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस की नहीं बढ़ी। तो बहुत तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। फिलहाल मैं तो आपकी विचार समझना चाहूंगा इस विषय पे कि आपको किसकी राजनीति करने का तरीका आपको बहुत बेहतर लगता है, प्रियंका, राहुल या फिर ममता बनर्जी। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।